नमस्कार। वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उन डिजायर्ड एक्स सर्विसमैन एंड फ्रेशर के लिए जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आज का दिन में पाना कितना मुश्किल है वो सबको पता है, पर इन द अदर हैंड ये भी आप देखे होंगे कि ऐसे बहुत लोग हैं, आपका दोस्त होंगे, आपका अड़स-पड़ोस में होंगे, जिनको एक साथ 5-5, 10-10 जॉब मिलता है। और वहीं इन द अदर हैंड कोई फ्रेशर या फिर कोई एक सर्विसमैन है, जिनको 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, पर उनको एक भी जॉब नहीं मिला। दैट मीन्स ये नहीं है कि जॉब है नहीं, जॉब तो है। गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसीज निकालते हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट जो कहता है कि गवर्नमेंट जॉब का जो वैकेंसीज है कभी पूरा नहीं हो पाता है, इस वजह से कि कई सारे लोग हैं, जो एक लोग 10 जगह में सिलेक्ट होते हैं, पर वो एक जगह में ही तो काम करेगा ना एक आदमी। तो जिस वजह से क्या होता है, बाकी जगह में वो सिलेक्ट तो हो गए, पर उस जगह में नहीं ज्वाइन करने की वजह से वो वैकेंट रह जाता है। ये सिचुएशन क्रिएट जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट के साथ जो कोऑपरेशन नहीं है और सही से जो है ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा है। पर आज हमारा जो टॉपिक है वो नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि आप कैसे इंश्योर करें कि आपको भी ऐसे ही एक जॉब मिले। 10 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब आपको भी मिले। पर वो कैसे मिलेगा? देखिए, गवर्नमेंट जॉब जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो 2 कैटेगरी के लोग हैं। फर्स्टली एक है कि जो कॉलेज पास आउट है एंड सेकंड वो है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में काम करके आए हैं और उनका बैकग्राउंड कुछ अलग होता है और जो लोग कॉलेज पास आउट होके आए हैं, उनका कुछ बैकग्राउंड अलग होते हैं। तो बैकग्राउंड जो भी हो, दोनों का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो एक है कि एक गवर्नमेंट जॉब पाना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमारे को जो है एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। एम तो आपने फॉर्मुलेट कर लिया, पर उस एम तक कैसे आप पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? आपने बैठे बैठे सोच लिया कि इतने तारीख को एग्जाम है, फॉर्म फिलअप तो हो गया, हम बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से जाएंगे, एग्जाम देके आ जाएंगे। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी वो होना चाहिए कि सबसे पहले जानकारी कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है और सिलेबस को जब एक बार प्रॉपर जान गए, तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कैसे तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी जो आप करेंगे, उसका भी जो प्रोसेस है, वो भी हम 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है कि आपका स्टडी मटेरियल। आप कौन सी स्टडी मटेरियल लेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है आपका जो तैयारी का लगभग 50%। अगर आप जान गए कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना है, तो मान लीजिए आपका हर्डल्स 50% आप क्रॉस कर गए। पर आप कैसे जानेंगे? देखिए, मेरा पिछले का एक वीडियो है जिसका मैं अपना जो वेबसाइट है www.exservicemanindia.info, वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं, मेनली जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, उन चारों सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कौन कौन सा बुक्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप सही से अगर स्टडी मटेरियल नहीं लिया, आपका जो सिलेबस है, वो जो पूछा जाएगा, वो एक तरफ जा रहा है और आप तैयारी जो कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन का दिन जो टफनेस है बढ़ते जा रहा है, उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स भी आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या था, आर.एस. अग्रवाल का मैथ आपने कर लिया, तो मान लीजिए आपका मैथ्स निकल जाता था। पर आजकल ऐसे नहीं है दोस्त, क्योंकि लास्ट जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आप देखे होंगे, उसमें जो जनरल का जो कट ऑफ है, उससे भी कई ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं
बहुत सारे एक सर्विसमैन है, 300 का आसपास एक सर्विसमैन है जो मोर देन 160 आउट ऑफ 200 वो मार्क्स लेके आए हैं। तो आप सोचिए, ये जो टफ कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अगर आपको जीतना है तो आपको भी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। और वो तैयारी क्या है? आपका स्टडी मटेरियल फर्स्ट जो पार्ट है। तो ऐसे ही कुछ स्टडी मटेरियल्स है। मैं एक एग्जांपल की तरह से मैथ का मैं बता रहा हूं। मैथ को क्या करना है? देखिए, आपका अभी जो मैथमेटिक्स करना है, बहुत कम से कम समय के अंदर आपको मैथ्स का जवाब देना है। आप अगर पूरा प्रोसीजर में आर एस अग्रवाल में जैसे दिया हुआ है, इस टाइप का अगर पूरा प्रोसीजर में अगर आप मैथ करते जाएंगे तो आपका 10 मार्क मैथमेटिक्स करते ही आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। पर आपको करना है 100 मैथमेटिक्स। ठीक है? तो 100 मैथमेटिक्स उस समय का अंदर आपको करने के लिए आपका कंपिटेंसी उस लेवल का होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो वेल इन एडवांस प्रिपरेशन लिया हुआ है और वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में, और एक नहीं उनको 10 जॉब मिलता है। तो वहां पे आपको अपने आप को आप कैसे करेंगे? आपको ये करने के लिए क्या करना है? आपको सही स्टडी मटेरियल लेना है। ऐसी एक स्टडी मटेरियल है जो राकेश यादव का क्लास नोट मैथमेटिक्स। ये बहुत एक अच्छा किताब है। मैं इसको सबको मैं रिकमेंड करता हूँ ये किताब, क्योंकि ये जो बुक्स है, ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कम से कम समय में आप कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करे बिना कोई फार्मूला, जस्ट शॉर्टकट फार्मूला बैठा के कैसे आप डायरेक्ट आप आंसर पे आ सकते हैं। इसमें आपका जो है 1/10 टाइम लगता है मैथमेटिक्स में। तो ये बहुत एक बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हर्डल्स होता है एक सर्विसमैन के लिए कोई एग्जाम फेस करना, वो है मैथमेटिक्स। इंग्लिश तो आप कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो इतना सर्विस का जो तजुर्बा है उसमें काफ़ी इंग्लिश आप सीख जाते हैं। आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आप ऑफिस का काम करते हैं, और रोज का जो बोलचाल में आप काफ़ी इंग्लिश सीख जाते हैं, तो वो काम आता है। और नहीं भी मान लीजिए आपने कभी सीखा, तो एक जो बहुत अच्छा किताब है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है एसपी बख्शी का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये किताब अगर आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे, और दूसरा एक बुक है नीतू सिंह का जो इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1, 2 वॉल्यूम है नीतू सिंह। आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे जो है डिस्क्रिप्शन मेरा उसमें वेबसाइट पे दिया हुआ है, और इस वीडियो का अंत में मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे लिंक दे दूंगा, ताकि आप इसको खरीद सकते हैं। तो इंग्लिश का ये 2 बुक अगर पढ़ लेंगे, आपका इंग्लिश कितना भी कमजोर हो, और ओनली एंड ओनली 6 मंथ्स का तैयारी अगर आप कर लेते हैं, अगर आप सर्विस कर रहे हैं मान लीजिए, तो सर्विस करते दौरान 6 महीना अगर आप तैयारी ठीक से कर लेंगे, तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम आप निकाल लेंगे। ठीक है? तो मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अब क्या रहेगा? रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग एक ऐसे पार्ट है, ये पार्ट क्या है, आपका लॉजिक अगर ठीक है तो रीजनिंग के लिए खास कोई तैयारी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रीजनिंग एबिलिटी है उम्र के साथ साथ इंसान का अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है? मैं खुद भी इंडियन आर्म फोर्सेस में था, और जैसे रिटायर किया तो मेरे को 6 जगह में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने कभी कहीं कोई कोचिंग नहीं लिया, ना ही मैंने रीजनिंग का कोई किताब पढ़ा था, कोई किताब मैंने नहीं पढ़ा। मैंने केवल एक चीज करा था, वो था कि जो भी एग्जाम था उसका प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर्स था, वो सारे मैंने पेपर सॉल्व किया था। कम से कम 6-7 साल का पेपर्स मैंने सॉल्व किया था, और उसी से मेरा रीजनिंग बन गया था। तो ये रीजनिंग पार्ट एक सर्विसमैन जो है उनके लिए मैं कह रहा हूं, बहुत ही इजी है। आपके लिए रीजनिंग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है? फिर भी अगर आपको लगता है कि रीजनिंग का रूल्स मुझे सीखना है, तो किरण पब्लिशर्स का बहुत अच्छा रीजनिंग का किताब है, वो आप खरीद के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? और भी जो बुक्स है वो बुक लिस्ट दिया हुआ है मेरे वेबसाइट में, उसमें आप देख लीजिएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट जो है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और रह गया जीके। देखिए, जीके का जो पेपर है, खास करके जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में जिस टाइप का जीके आता है, वो मुझे नहीं लगता है कोई एक किताब पढ़ के आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कोई किताब नहीं है, क्योंकि वो जो लेवल रहता है वो काफी हाई लेवल रहता है। मेनली जो आपका स्टैटिक जीके जो आता है वो लुसेंट तो कवर करता है, पर आजकल लास्ट जो है 4-5 ईयर से मैं देख रहा हूँ,
जो जिस टाइप का जीके कवर कर रहे हैं, वो लुसेंट पढ़ने से नहीं होगा। आपको जो करना है, क्लास 8 से लेकर के 12 तक का जितना भी एनसीईआरटी का बुक है, वो एनसीईआरटी का जिस्ट मार्केट में आता है, ठीक है? वो जिस्ट आप ले लीजिए, या फिर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप एनसीईआरटी एक बार पूरा पढ़ लीजिए। देखिए, आपको पता है कि आपका खुद का बच्चों का जो किताब है, क्लास 7 का, 8 का, 9 का, जो बच्चे 1 साल में पढ़ते हैं, वो आप 2 दिन या 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है? अगर ये किताब आप पूरा कर लेंगे, क्लास 8 से लेकर के 12 तक का एक बार पूरा पढ़ लेंगे, तो आपका जीके जो है हो जाएगा। और दूसरा जो आता है करंट अफेयर्स का जो बात है, करंट अफेयर्स के लिए आपका रोज़ आप तो पेपर पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ देखते होंगे। अगर नहीं देखते होंगे, तो आप अभी से आदत बनाइए और रोज़ का जो न्यूज़ है, जो करंट न्यूज़ है, जो इंडियन फाइनेंशियल पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, फॉरेन सर्विस पॉलिसी है, फॉरेन रिलेशंस है, ये सारी चीज़ में आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। देखिए, बहुत लोग हैं, मैं खुद भी था, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब ज़रूरत पड़ा, तो मुझे ऐसे लगा नहीं, ये काम के लिए मुझे इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा और आपको वेल इन टाइम, वेल इन एडवांस आपको ये प्रिपरेशन लेना है। कम से कम आप रिटायर करने से 2 साल पहले आप प्लान बना लीजिए, ठीक है? मुझे पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं, उनको जो है टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल बात होता है। बहुत ही मुश्किल होता है टाइम निकालना। फिर भी फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर चाह है तो राह है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं, देखिए मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऑफ़िस से वापस लौटता था 11 साढ़े 11 बजे रात को, आप सोच लीजिए। और उसके बाद जो है कोई तैयारी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी फिर भी मैं इसी में से समय निकाल करके 1 घंटा मेरा था कि एवरीडे 1 घंटा मुझे बैठना है, 1 घंटा तो बैठना ही है। और मैं 1 साल तक जो है रिलीज़ होने से पहले 1 साल तक का मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है? तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, अगर नहीं है तो आपको छुट्टी तो मिलता ही होगा, आप घर आते हैं, उस समय भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, तब भी आपका काफ़ी जो है प्रिपरेशन आगे रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब बात जो है आते हैं जो टाइप्स ऑफ जॉब, किस टाइप का जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन आपको लेना है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रुप ए से शुरू करते हैं। देखिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस का जो रिटायरी है, उनके लिए ग्रुप ए जॉब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ पे नंबर 1 कोई रिजर्वेशन नहीं है, वेरी क्लियर है, नहीं है। नंबर 2 ग्रुप ए सर्विस के लिए आपका जो एज रिलैक्सेशन है ओनली एंड ओनली 5 इयर्स है, ठीक है? 5 इयर्स। जैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहेंगे, तो आपका मैक्सिमम एज है 37 इयर्स। 37 इयर्स अगर आपका एज क्रॉस हो गया, तो आप जो एक सर्विसमैन है, वो आप यूपीएससी अपीयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी कुछ ऐसे जॉब है यूपीएससी का, इसे कहते हैं ओआरए। ओआरए करके देखिए यूपीएससी का एक जो है कैटेगरी है, जहाँ पे जो एज लिमिट है काफ़ी ज़्यादा रहता है। कई बार 40, कई बार 45 इयर्स तक रहता है। वहाँ पे माँगा जाता है मेनली जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो होते हैं, जैसे ईपीएफओ का एक असिस्टेंट फंड कमिश्नर एक पोस्ट है। उसके लिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 40 इयर्स तक का जो है एज उसमें परमिटेड है। तो बिलो 40 इयर्स का जो एक सर्विसमैन है, वो वहाँ अपीयर कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे यूपीएससी का ओआरए का काफ़ी सारे पोस्ट आता है, जहाँ पे आप ग्रुप ए पोस्ट में डायरेक्ट जो है रिक्रूट हो सकते हैं, पर वहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का जहाँ तक सवाल है कि 40 इयर्स तो है ही, उससे ज़्यादा आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? और ग्रुप ए सर्विस अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे ग्रुप ए सर्विस में भी रिजर्वेशन है और जो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है उनको काफ़ी ज़्यादा। जैसे मुझे खुद को याद है कि आंध्र प्रदेश का, मैं 2011 का बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज़ था, उनके लिए 36 इयर्स का था, ठीक है? और जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन था, तो 41 इयर्स तक का जो एक सर्विसमैन है, वो वहाँ अप्लाई कर सकते थे। ऐसे ही हिमाचल का है, पंजाब का है, हरियाणा में शायद नहीं है। देखिए, इस पर मेरा एक वीडियो है,
जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में उसमें डिस्क्राइब किया कौन सी स्टेट में कितना वैकेंसीज है, कितने परसेंटेज है और कौन सी ग्रुप के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सभी ग्रुप के लिए कौन सी स्टेट वैकेंसी रिजर्व रखे हैं और कहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा मेरे वेबसाइट पे, और इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एनी हाउ ग्रुप ए सर्विसेज का तो बहुत लिमिटेड वैकेंसी भी रहता है, और दूसरा जो इंडियन आर्म फोर्सेस का जो बैकग्राउंड है, जैसे जिस सर्विस कंडीशन से जो रिटायर करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस टाइप का सर्विसेज का तैयारी कर पाते हैं। तो आमतौर पे हम जो बात करेंगे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, मेनली जो क्लरिकल एंड असिस्टेंट लेवल का जो पोस्ट है, वो आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज होता है, और लगभग हर एक स्टेट में 10 से लेकर के 15% का जो कोटा रहता ही है। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का क्लर्कशिप एग्जाम हो गया, मिसलेनियस सर्विसेज एग्जाम हो गया, हाँ, इस टाइप का बहुत सारे एग्जाम्स है, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम्स है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारे पोस्ट हर साल रिलीज होता है। और वहाँ पे ऐसे भी मैं किसी एक स्टेट का बात कर रहा हूँ जहाँ पे टोटल जो है इस बार क्लर्कशिप का वैकेंसी है 640, और एक सर्विसमैन का वैकेंसी का मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किया है 680। आप सोचिए, मतलब कितना आसानी से लोगों को जॉब मिल जाता है, और कट ऑफ भी इतना कम है। कट ऑफ आप इतना कम है, आप सोच सकते हैं 1.5 आउट ऑफ 100 ये कट ऑफ है। ठीक है, तो वहां पे जस्ट अगर आप जाके पेन टच करके आ गया तब भी आपको एक नौकरी मिलने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसी पोस्ट में बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को क्या पता ही नहीं लगता है कब कहाँ निकालता है, कब एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है, कब इसको अप्लाई करना है, ये सब चीज पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपको एक वेबसाइट का बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये है www.karmasandhan, KARMASANDHAN, karmasandhan.com। ठीक है, www.karmasandhan.com। तो ये अगर आप एक बार उसमें रोज एक बार आप आदत बना दीजिए, और इसका ऐप भी आता है, आप अपना मोबाइल में इसका ऐप भी डाउनलोड करके रखिए, और रोज एक बार देखिए कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का दौर जो है वो नहीं है कि आपको जाना है स्टॉल में जाके पेपर लेके आना है, न्यूज़पेपर देखना है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखना है, वो टाइम निकल गया। अब आपका हाथ में है सब कुछ, आपका पूरा दुनिया आपका मुट्ठी में है। आप इस डिवाइस को यूज करके आप सारी चीज आप जान सकते हैं, और आपका जो प्रिपरेशन है वो भी कर सकते हैं। अन अकेडमी करके एक यूट्यूब जो है प्लेटफॉर्म है, उसमें जाके आप वीडियोस को आप देख सकते हैं। हर चीज का कोई भी आप सब्जेक्ट हो वहाँ का आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो एक बार हम देख लेते हैं कि मैसेजेस जो है, जो क्वायरीज है। अ, हम्म, अच्छा, मनोज सिंह जी ने बताया कि सर गवर्नमेंट 300 डेज की इनकेसमेंट को बढ़ा रही है या नहीं। देखिए मनोज जी, अभी तक इस टाइप का कोई प्रपोजल, ऑफिशियल कोई प्रपोजल नहीं है, पर हाउएवर दिस इज नॉट टॉपिक ऑफ टुडे। फिर भी आपको इस बारे में हम डिटेल जानकारी लेके बताएंगे अगले सेशन में, और अगर हो सके तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इस पर जो भी गवर्नमेंट डिसीजन है वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है करण सिंह जी, अदर स्टेट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ करण सिंह जी, आपका जो सवाल है इस पर मैं आता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का जो वैकेंसीज है वहाँ पे आप अदर स्टेट में आप सपोज आप मान लीजिए बिहार का कोई वैकेंसीज है और आप आंध्र प्रदेश का रहने वाले हैं, तो आपको अप्लाई करना है। तो इस केस में क्या है, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वहाँ का उस स्टेट का जो लैंग्वेज का एक कलम रहता है कि उस स्टेट का जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे बिहार है तो ऑब्वियसली हिंदी लैंग्वेज आपको जानना होगा। अगर हिंदी लैंग्वेज में लिखने में पढ़ने में आपको प्रोफिशिएंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको एज एन यूआर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो भी कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां का कोटा नहीं मिलेगा, आप जनरल में आपको अप्लाई करना होगा, ये रूल है। ठीक है, तो दोस्तों हम वापस आते हैं आज का जो टॉपिक था।
जो हम बात कर रहे थे कि किस-किस टाइप का जॉब के लिए कैसे आपको प्रिपरेशन लेना है। तो यूपीएससी का ओआरए का जो मैंने बताया, ओआरए का जो एग्ज़ाम्स होता है, वो मेनली ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन्स होता है। एसएससी सीजीएल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है, ठीक है? उसी तैयारी में आप इसका भी एग्ज़ाम जो है निकाल सकते हैं। उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आजकल एसएससी सीजीएल में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आता ही है। उसके लिए एसपी बख्शी का बहुत अच्छा बुक है जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आप उसको पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कि आपका जो बैंकिंग का बहुत लोगों का ये है कि बैंक का एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें? देखिए, जहाँ तक मेरा जो अनुभव है कि बैंक एग्ज़ाम का जो तैयारी है, वो सबसे ईज़ी होता है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। क्योंकि बैंक का जो एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे मैथमेटिक्स जो है बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे मैथमेटिक्स सिंपल कैलकुलेशन होता है, अरिथमेटिक्स होते हैं। जबकि एसएससी सीजीएल में जाएँगे, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री करना पड़ेगा, ठीक है? पेरीमेट्री करना है क्योंकि आपको क्लास जो है 8 से लेकर के 12 तक का पूरा मैथमेटिक्स आपको करना है। जबकि यहाँ पे आपका जो बैंकिंग का जो एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे मैथमेटिक्स इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बाकी इंग्लिश का तैयारी आप एसएससी सीजीएल के लिए अगर कर रहे हैं, तो उससे ही आपका निकल जाएगा। रीज़निंग जो है, उसके लिए थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बैंक का जो रीज़निंग है, काफ़ी टफ आता है और उसके लिए किरण का जो बुक्स मैंने आपको बताया, सजेस्ट किया, वो बुक आप फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा क्या बैंक में वैकेंसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रहता है इन कंपैरिज़न विद एसएससी सीजीएल काफ़ी वैकेंसीज़ है, उसमें आईबीपीएस में है, एसबीआई खुद रिक्रूट करते हैं और दूसरा जो है आरआरबी का है। इस टाइप का बहुत सारे जगह में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और बैंक पीयू के लिए अगर आपका एज है, तो आप बैंक पीयू के लिए भी भर सकते हैं, पर वहाँ पे आपको कोई कोटा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बार फिर देख लेते हैं जो सवाल पर हाँ, मनोज सिंह जी आपने बताया कि सर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एलएनसी ओपीडी नहीं है। तो बाद अच्छा, तो आपका जो सवाल है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो है एट्रिब्यूटेबल टू सर्विस नहीं है आपका मिलिट्री सर्विस आपका जो डिसेबिलिटी है दिस इज़ नॉट एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और ऑपरेटेड भी नहीं है। तो इस केस में एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस अच्छा एट्रिब्यूटेबल है और ऑपरेटेड नहीं है। देखिए, जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जो है नॉट डिपेंड ऑन ऑपरेशन हुआ है कि नहीं है, वो नहीं है। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें देखना है, आपका जो डिसेबिलिटी है एट्रिब्यूटेबल है या नहीं है और दूसरा एग्रीमेटेड है या नहीं है। अगर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीमेटेड दोनों में से कोई भी है, तो आपको जो है मिलेगा, ठीक है? परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, अगर आप इनवैलिड होते हैं, तो 1% होगा तब भी आपको मिलेगा और इनवैलिड नहीं होते हैं, तो 20% होना चाहिए, ठीक है? अ एसएससी सीएचएसएल के लिए कोई बुक आनंद प्रकाश गुप्ता जी। गुप्ता जी देखिए एसएससी सीएचएसएल के लिए कोई अलग से बुक लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो बुक मैंने बताया जो है मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए वही बुक अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो एसएससी सीएचएसएल भी आपका निकल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है, सॉल्व पेपर है, वो आप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे पेपर्स मिल जाता है, आर्यन का है, किरण का है, इन लोगों का जो पब्लिशर्स का जो पेपर्स है वो आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर्स का और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीके वो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अच्छा, तो जहाँ हम बात कर रहे थे बैंकिंग का, तो बैंकिंग का ये जो मैंने बताया इसके लिए आपको जो तैयारी करना है, वो बैंकिंग का मेन जो है आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। क्योंकि जो सवाल है वो बहुत ईज़ी सवाल रहते हैं, बहुत हार्ड कोई सवाल नहीं रहता है उसमें, पर टाइम लिमिटेड है और मेनली उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज़ कट ऑफ रहता है। तो एक सब्जेक्ट में कम है, दूसरा सब्जेक्ट में ज़्यादा मिल गया तो एसएससी में आप निकल जाते हैं। पर बैंकिंग में क्या होता है, आपको हर सब्जेक्ट में कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्वालीफाई करना पड़ता है। इसलिए हर सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप 6 महीने का प्रॉपर अगर आप प्रिपरेशन लेंगे आप रिटायर हो गए हैं तो अच्छी बात है, आपके पास टाइम ही टाइम है। 6 महीना बिल्कुल आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए और अच्छे से आप प्रिपरेशन लीजिए। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, आप बैंक का तो निकाल ही लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, तब भी आपको थोड़ा-सा समय तो निकालना ही पड़ेगा, अपने लिए, खुद के लिए। देखिए, इतने साल आप सर्विस किया देश के लिए, आज अब जब रिलीज़ होने का समय है,
तो आपका फैमिली बच्चों के लिए आपको समय देना है। आपको सर्विस मिलने का मतलब क्या है? आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, आपका फैमिली बच्चे सही है, इसका मतलब देश भी सलामत है ना? देश तो कोई एक नाम का नहीं है। आप, हम, हमारे बच्चे, आपके बच्चे सब मिलकर जो है देश बनता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। ओके? अच्छा, देखिए इस बात पर एक छोटी-सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों का ये सवाल है कि मैं डिसेबल सोल्जर हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगा? देखिए डिसेबल जो सोल्जर्स हैं, जिनको 40% से एक्चुअल में ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनके लिए बैंक में काफ़ी सारे जो वैकेंसी रिज़र्व रहता है, ठीक है? इसके लिए क्या है, 40% से डिसेबिलिटी अगर आपका है, आपका आरएमबी जो पेपर्स है लास्ट, उसमें अगर लिखा हुआ है, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा एलएमसी पर्सनल जो है, जो भी रिटायर करते हैं, जिनका 40% नहीं भी है, तब भी आपके लिए जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल मात्र आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जो यूनिफॉर्म जो पोस्ट होते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म पहन के आपको सर्विस करना होता है, इस टाइप का जो जॉब होता है, वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जॉइन नहीं कर सकते हैं। वहाँ मेडिकली फिट चाहिए और बाकी जगह में आप बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। क्लरिकल टाइप का पोस्ट है, जो बैक ऑफिस जॉब है, उसमें एलएमसी हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स का, एसएससी का गया, बैंक का गया। अब दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी मैंने अब आपको बता ही दिया। अब आते हैं रेल का। देखिए रेलवे में क्या है, बहुत सारे कैटेगरीज़ का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो पॉपुलर कैटेगरीज़ है, लास्ट टाइम जो उसका एडवर्टाइज़मेंट हुआ था, आपने अप्लाई भी किया होगा, पर उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया। तो मेनली कुछ साल पहले जो रेलवे में ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट हो रहा था, एक मास रिक्रूटमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट रैली हुआ इसके लिए, जहाँ पे कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ा, डायरेक्ट आप रिक्रूट हो सकते थे। पर वो ग्रुप डी में था और उसके बाद जो है एक बार अगर आप रिक्रूट हो गए, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का थ्रू आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन मिल भी गए हुए, बहुत लोगों को नहीं मिला तो आगे जाके मिल जाएगा। पर कोई भी अपॉर्च्युनिटी हो, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉब है, कहीं भी आपको मिलता है, ऑफर मिलता है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बाद में आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगा करियर एडवांसमेंट का और आप जो है प्रमोशन एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम देके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? रेलवे का जो अदर जो जॉब्स है, क्लरिकल लेवल का जो जॉब्स है, स्टेशन मास्टर का जो जॉब्स है, उसके लिए जो तैयारी है, सेम एज़ इट इज़ अगर आप एसएससी, सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है? और बाकी और भी ये जॉब्स है, उनमें से सबसे जो पॉपुलर है वो है एफसीआई का, क्योंकि एफसीआई का जो स्केल है अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और पहले जो एसएससी सीजीएल का इक्विवेलेंट नहीं था, अब एसएससी सीजीएल से भी ज़्यादा उनको सैलरी मिलने लगा। तो अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया एफसीआई का। एफसीआई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एफसीआई खुद ही अभी कंडक्ट करता है, पहले एसएससी करता था बीच में, उससे पहले एफसीआई खुद ही करता था। अब जो है एफसीआई खुद ही कंडक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको अगर तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखिए और बाकी जो इंग्लिश, मैथ, जीके एंड रीजनिंग है वो सेम एज इट इज है, यानी कि कुल मिला के जो समरी अगर हम करते हैं तो ये है कि अगर आप अपना जो 4 सब्जेक्ट है वो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, ये चारों सब्जेक्ट आप अगर कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी की जरूरत भी नहीं है। आप कॉमनली अगर ये तैयारी किया, ये तैयारी आप, तैयारी मीन्स क्या है, आपको प्रैक्टिस ही तो करना है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देखना है, कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप जो है पिछले का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप पब्लिश जो हुआ है, सॉल्व पेपर जो मार्केट में मिलता है उसको देख लीजिए और उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ प्रैक्टिस पेपर भी मिलता है आजकल ऑनलाइन में, बहुत सारे वेबसाइट में आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। वो पेपर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आपका कोई भी एग्जाम है निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। पर हाँ दोस्तों, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है कंपटीशन खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स है, जो अच्छी सैलरी वाले जॉब है, खास करके एसएससी, सीजीएल, एफसीआई, ये सब जॉब के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल, 3 साल से लगे हुए हैं और अच्छा मेहनत करके 1 नहीं, 2 नहीं, 10-10 जॉब वो हासिल किए हुए हैं। तो उनके साथ अगर आपको कम्पीट करना है, तो आपको भी बनना होगा योद्धा, ठीक है? आपको फाइटर बनना है। फाइटर मतलब क्या है? आपको जो है अपने दिमाग से फाइटर बनना है, ठीक है? तैयारी आपको लेना है।
उम्मीद है कि आप कोई भी अगर इस टाइप का जो जॉब्स का प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है exservicemanIndia@gmail.com, exservicemanIndia@gmail.com। तो यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं प्रिपरेशन के ऊपर, आप देख लीजिए। लास्ट वीक मैंने एसएससी सीजीएल के ऊपर काफ़ी जो है प्रिपरेशन का जो है एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया। आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी गाइडेंस उसमें मिलेगा। एक बार देख लेते हैं क्वेरीज पे। देखिए आज एलएमसी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं। तो एलएमसी का जो भी है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज का समय काफ़ी हो गया, 30 मिनट्स का मेरा टाइम था। फिर भी आपका जो क्वेरी है, एक नाइदर एट्रिब्यूटेबल टू नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस मीन्स व्हाट सर? एग्जैक्टली। देखिए भीमप्पा एसबी जी, आपका जो ये सवाल है, एक ये सवाल बहुत लोगों में है कि नाइदर एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फिर भी मैं जाने से पहले एक बार छोटा सा बता देता हूँ। देखिए अगर आपका जो सर्विस का दौरान कोई डिसेबिलिटी हुआ है और वो जो डिसेबिलिटी का कोई कैजुअल कनेक्शन अगर मिलिट्री सर्विस का साथ है, कैजुअल कनेक्शन अगर है, ठीक है, तो वो माना जाएगा एग्रीवेटेड बाय सर्विस। और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, ठीक है, आप फौज का स्ट्रेस एंड ट्रेन की वजह से आप जो है ऐसे ही उनका क्लाइमेटिक कंडीशन, फौज का जो सर्विस कंडीशन, उस वजह से आपको अस्थमा हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया, तो वो आपको एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा। और दूसरा क्या है, एट्रीब्यूटेबल क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज में जा रहे हैं, बक्सा जो है अनलोड कर रहा है और एक बक्सा आपका पैर पे गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है और केवल मात्र जो है मिलिट्री सर्विस ही इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जहां पे रहता है ये है एट्रीब्यूटेबल, और जहां पे कैजुअल कनेक्शन रहता है वो है आपका एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। तो इस पर जो एंटाइटलमेंट रूल्स है कैजुअलिटी पेंशनर्स के लिए, कैजुअलिटी पेंशन के लिए जो एंटाइटलमेंट रूल्स है उस पर एक वीडियो फिर अभी बन रहे हैं, तो उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो आ जाएगा। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो आपका जो है डाउट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है, बद्रीनाथ यादव जी, आपने बताया कि प्लीज सजेस्ट बुक और बुक फॉर एसएससी। यादव जी, ऐसे इस पर जो है एक्सक्लूसिव एक वीडियो मैंने बनाया, खास करके एसएससी सीजीएल के लिए। पिछले महीने में है, मेरा इस चैनल का पेज में आप जाइए, वीडियोस में क्लिक कीजिए, वहां पे देखिएगा एसएससी सीजीएल के लिए वीडियो है, और उस वीडियो में लिंक भी दिया हुआ है, मेरे वेबसाइट है, वेबसाइट में भी आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। वेबसाइट का जो एड्रेस मैं बता देता हूँ, www.exservicemanindia.info। रिपीट करता हूं, www.exservicemanindia.info, www.exservicemanindia.info, ठीक है। वहां पे क्लिक करके वहां पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं, सारे बुक लिस्ट उसमें आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, माफी चाहता हूं कि आज का जो सेशन है यही टर्मिनेट करते हैं, और अगले संडे को, मैं हर संडे को आता हूं, 8:30 का टाइम है, ठीक है। मैं कहीं भी रहता हूं, कितना भी मेरा बिजी शेड्यूल हो, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा दोस्त, मेरा भाइयों के लिए मैं आधा घंटा टाइम निकाल करके हर संडे 8:30 मैं आऊंगा, ये वादा है, ठीक है। उम्मीद है कि फिर मिलेंगे आपसे अगले संडे 8:30 बजे। दीजिए इजाजत आज के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।